माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से मान्यवर पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं आज जो बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो महामहिम राष्ट्रपति जी के 19 मई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े अध्यादेश जो उन्होंने प्रख्यापित किया था, वो अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा बनी हुई व्यवस्था को प्रस्तावित करने के लिए बिल लाया। ये इसका मूल उद्देश्य है। मैं सारी बातों का डिटेल जवाब दूंगा कि बिल क्यों लाना पड़ा, अध्यादेश लाने की जल्दी क्या थी, ये बिल कैसे संविधान सम्मत है, ये बिल कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से इसको वायोलेट नहीं करता है, ये सारी चीजों का मैं जरूर जवाब दूंगा। माननीय महोदय, चूंकि इतनी लंबी चर्चा इस सदन ने करी है, मैं दिल्ली की स्थिति को थोड़े शब्दों में जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगा। मान्यवर, दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहाँ संसद भवन भी है, कई सारे इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करने वाली संवैधानिक हस्तियां यहाँ विराजमान होती, सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज यहाँ है और बार बार दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर चर्चा करने के लिए यहाँ आते हैं। मान्यवर, इसीलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर यहाँ की सरकार को सीमित मात्रा में अधिकार दिए हैं। दिल्ली असेंबली के साथ मगर सीमित अधिकारों के साथ यूनियन टेरिटरीज है। तो आगे पर जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, इसको दिल्ली के एक कैरेक्टर को समझना चाहिए। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं तो ये संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। हम जब चुनाव लड़ते हैं दिल्ली के एमएलए का या चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करते हैं, तब हमको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरीज है। और सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर चुनाव में जो लड़ता हूं इसके हिसाब से भी हो सकता, सपने पूरे हो सकते हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली के एमएलए का चुनाव से नहीं लड़ना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के शासन का इतिहास भी मैं जरा बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता पूर्व भी दिल्ली कई सालों से किसी न किसी प्रकार से देश का सत्ता का केंद्र रहा, राजधानी रहा। नजदीक के भूतकाल में चले जाइए तो 1911 में दिल्ली तहसील और महरौली थाना, ये दोनों को अलग कर राजधानी बनाया गया। बाद में वर्ष 1919 और 1935 के अधिनियमों में उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस माना। स्वतंत्रता के समय के जब संविधान बनने की प्रक्रिया हुई, उस वक्त दिल्ली के स्टेटस के बारे में पट्टाभी सीतारामैया और बाबा साहेब आम्बेडकर की एक कमेटी बनी
और ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिल्ली की स्थिति को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया। माननीय सभापति महोदय, पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को लगभग राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। उसी कमेटी के चर्चा के वक्त पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका अलग अलग तर्क देकर विरोध किया था। मान्यवर, 1949 में संविधान के अंतिम मसौदे के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष को भेजी गई डॉक्टर अंबेडकर की रिपोर्ट का मैं पेरा पढ़ना चाहता हूं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत के राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन के अधीन दिल्ली को रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद राजधानी के संबंध में पूर्ण विधायी शक्ति का अधिकार रखती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है। आगे अंबेडकर की रिपोर्ट कहती है, किसी विशेष क्षेत्र के मामले में क्या किया जाना है, ये राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। निसंदेह वह अन्य मामलों की तरह इसमें भी जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर काम करेंगे। यदि वह चाहे तो दिल्ली में एक उपराज्यपाल रख सकते हैं। वह आदेश द्वारा एक स्थानीय विधायिका भी बन सकता है और इसके संगठन एवं शक्तियों का प्रावधान संसद कर सकती है। मान्यवर, श्रीमान मनोज जी ने कहा कि मैं कोटेशन को पढ़ाता हूं। मनोज जी, अगर इसी प्रकार के कोटेशन का इंटरप्रिटेशन आप जेएनयू में पढ़ाते होगे तो विद्यार्थियों की बुरी गत होगी। कोटेशन का रेफरेंस मान्यवर कई मायनों में बदलता है, मगर भौगोलिक स्थिति और राजधानी का अस्तित्व ये तो आज भी वही है। ये जो रिपोर्ट है वो इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के साथ सहमत नहीं थी कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। मनोज जी जरा समझा दे सदन को कि आज क्या दिल्ली राजधानी नहीं है? आज दिल्ली की राजधानी का महत्व समाप्त हो चुका है। कोटेशन कुछ ऐसे होते हैं मनोज जी जो पृथ्वी के अंत तक सत्य सनातन होते हैं, बदलते नहीं। कुछ कोटेशन ऐसे भी होते हैं। मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 से दिल्ली को विधानसभा दी गई, किंतु विधानसभा की शक्तियां सीमित एवं संसद के कानून के तहत रखी गई। ये भी सोच समझ कर किया गया। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में विधानसभा को भंग कर दिया गया और दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। लगभग 3 दशक तक मान्यवर व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकारिया कमेटी बनी जो बाद में बालकृष्णन कमेटी में परिवर्तित हुई और उसमें 1991 में 69वां संवैधानिक संशोधन किया, जिसमें संविधान में धारा 239 ए डाली गई और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। मैं इस बात पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के रेफरेंस में संविधान का जब भी जिक्र करते हैं दिल्ली के शासन को मिले हुए अधिकारों के लिए, तब संविधान में धारा 239 ए को पढ़ना होगा, क्योंकि ये विशेष धारा है जो यूटी राजधानी क्षेत्र को व्याख्यायित करती है और उसकी शासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को इसमें वर्णित किया गया है। अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल उड़ीसा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलाने राज्य की है। कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन के अपना मत नहीं बदलेगा। राघव जी, आप जरा भी चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीज़ों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते।
मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मान्यवर, प्रॉब्लम का कोई